यहाँ पर कोचिंग सेंटर का स्थापना की और उस कोचिंग सेंटर के माध्यम से छात्र आज कई विभिन्न सेवाओं में अपने को नियुक्ति पाए हुए हैं। इसी क्रम में इस कोचिंग सेंटर की मैं एक रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से पढ़ने जा रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार, आप कर्मनिष्ठ, ईमानदार, जुझारू एवं ऐतिहासिक महापुरुष के रूप में उत्तराखंड की राजधानी को पहाड़ के बीच में लाने वाले, उत्तराखंड के अमर शहीदों के सपनों को साकार करने वाले एक इस सदी के महानायक के रूप में उत्तराखंड के मुखिया और जिला प्रशासन और महाविद्यालय परिवार, बाबा गोपीनाथ, रुद्रनाथ और केदारनाथ की पावन भूमि में पधारने पर हम आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। इसी मंच में मंचासीन विराजमान बद्रीनाथ क्षेत्र के करवट विधायक श्री महेंद्र भट्ट जी का भी हम कोचिंग सेंटर एवं महाविद्यालय में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। इसी क्रम में माननीय विधायक पिंडर मुन्नी देवी शाह का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इसी क्रम में हम कर्णप्रयाग के विधायक श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी का व समस्त मंचासीन अधिकारी, जिला अधिकारी महोदय, सीडीओ साहब, एसपी साहब व यूपीसीएल के निदेशक नीरज खैरवाल जी, विभिन्न विभागों से आए हुए अधिकारीगण, छात्र छात्राओं आदि का हार्दिक एवं अभिनंदन स्वागत करते हैं। इसी के साथ मैं पुलिस जो शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु एवं विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी मैं यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। महोदय, प्रेरणा निःशुल्क कोचिंग सेंटर जो एक विशेष परिकल्पना के तहत महोदया जिलाधिकारी, जिले की करवट और जुझारू जो गरीब और निर्धन छात्रों के लिए एक नई दिशा का चुनाव करने के लिए और इनकी इच्छाएं जो लोग प्रशासनिक सेवाओं में जाने के लिए तत्पर हैं, उनके लिए 1 दिसंबर 2018 को इस प्रेरणा कोचिंग सेंटर की पहली प्रवेश परीक्षा और प्रवेश किया गया। इसमें अभी तक लगातार 3 बैच की परीक्षाएं हो चुकी हैं। महोदय, ये परीक्षाएं यहाँ पर छात्रों के लिए प्रवेश परीक्षा के रूप में आयोजित की जाती है। जो छात्र प्रवेश परीक्षा में सफल हो जाते हैं, उनमें से 100 छात्रों को वरीयता क्रम के आधार पर ही सेलेक्ट किया जाता है। इसके साथ साथ इसमें अभी तक 3 बैचों में कम से कम 400 छात्र से अधिक छात्रों ने इन परीक्षाओं में, प्रवेश परीक्षाओं में प्रतिभाग किया है। ये इस पिछड़े हुए सीमांत जनपद के लिए एक वरदान साबित हुआ है। इसके साथ साथ इस कोचिंग सेंटर से वर्तमान में जो कोचिंग सेंटर की प्रवेश प्रक्रिया के साथ साथ विषय विशेषज्ञ के रूप में 3 विषय विशेषज्ञ यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और उनका यह चमोली से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। यहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत युवाओं से संवाद भी करेंगे। फिलहाल वक्त है ब्रेक का।
क्रम में मैं कोचिंग सेंटर की छात्रा कविता को आमंत्रित करूंगा कि वो अपनी बात रखें। कविता। मां शारदे को नमन। परम सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री एवं मंचासीन सभी सम्मानित अतिथिगण, मैं आप सभी का पीजी कॉलेज गोपेश्वर एवं प्रेरणा कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं आप सभी के सम्मुख प्रेरणा कोचिंग सेंटर के अपने अनुभवों को साझा करना एक बार फिर से बात करते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के चमोली दौरे की, और इसी कड़ी में आप देख रहे हैं गोपेश्वर के एक कोचिंग सेंटर की तस्वीरें, जहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत छात्राओं से कर रहे हैं संवाद। यहाँ पर इससे पहले कोचिंग लेने के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए छात्रों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जैसे पलायन, आर्थिक समस्याएं, ट्रेन टीचरों का अभाव, प्रशिक्षण सामग्री का अभाव इत्यादि। लेकिन प्रेरणा कोचिंग सेंटर ने ये सारे अभाव पूर्ण किए एवं हमें एक उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया। प्रेरणा कोचिंग सेंटर के माध्यम से कई हमारे ग्रामीण क्षेत्र एवं आर्थिक रूप से जूझ रहे बच्चों को अपनी प्रतिभाओं को उजागर करने का मौका मिला। प्रेरणा कोचिंग सेंटर से कई बच्चे अपने भविष्य को उज्जवल कर रहे हैं। अभी तक यहाँ से समथिंग 29 बच्चे का चयन हो चुका है, जो न केवल राज्य स्तर पर बल्कि केंद्रीय स्तर पर भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी बच्चे चयनित होते रहेंगे। और हम छात्र संघ की तरफ से डीएम महोदया का, श्रीमती स्वाति एस भदौरिया मैम का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने हमारे उज्जवल भविष्य के लिए, हमारे उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस उज्जवल प्रेरणा कोचिंग सेंटर का शुभारंभ किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आग्रह और धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने विभिन्न विभागों में विज्ञप्तियां निकाली, जिससे हमारे बेरोजगार युवाओं को कई सारी नौकरियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। एवं उन्होंने महामारी काल में भी स्वरोजगार के कई माध्यम खोले, जिससे हमारे देश, हमारे राज्य को आगे बढ़ने में कई सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद और आग्रह करूंगी, और अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं आप सभी का पुनः आग्रह करूंगी कि आप सभी ने मुझे सुना। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री, मैं यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन पर ये बता दूं कि इस कोचिंग सेंटर से अभी तक 29 बच्चे निकले। पहले बैच से 10 बच्चे और दूसरे बैच से 11 बच्चे और तीसरे बैच से 9 बच्चे निकले। 29 बच्चे जो बच्ची ने कहा है। इसी कार्यक्रम के क्रम में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप अपनी बात रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी। प्रेरणा कोचिंग सेंटर में और हमारे सभी बच्चे, छात्र छात्राएं, हमारे विधायकगण श्री प्रसाद जी, जी और पार्टी के हमारे अध्यक्ष, इसी कॉलेज के छात्र भी हों, इनके अभिभावक संघ का अध्यक्ष हैं, प्रभारी सचिव और सचिव हैं नितिन एस भदौरिया जी, सॉरी इतना प्रभाव हो गया साथी का कि भदौरिया ही नजर आया। और इस कोचिंग सेंटर की शुरुआत की हमारी बहुत हमारी जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया हमारी बेटी है,
मेरिट के आधार पर आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, फिर उसमें मेरिट के आधार पर यहाँ पर लिया जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि आप सब जो बच्चे हैं बड़े होशियार बच्चों में से आप लोग यहाँ पर हैं, मेरे सामने रहे। मैं देख रहा हूँ कि जो 29 बच्चों का अभी तक सिलेक्शन हुआ है, पहले बैच में से 10 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, ठीक है। इसमें 8 बालक थे और 2 बालिकाएं, ठीक है। दूसरे बैच में 11 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, उनमें से 4 बालिकाएं, ठीक है। तीसरे तारीख तीसरे में 8 बच्चों का सिलेक्शन, 5 बेटियां। जी हाँ, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत युवाओं से कर रहे हैं संवाद। यहाँ पर मौजूद युवा भी अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, पहले और अब के माहौल में शिक्षा के लिहाज से भी और कोचिंग लिहाज से भी क्या क्या बदलाव वो महसूस कर रहे हैं। और इसी कड़ी में ये संवाद लगातार जारी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चमोली के गोपेश्वर में कोचिंग सेंटर में मौजूद युवाओं से संवाद कर रहे हैं। यहां पर मौजूद युवा भी खास से उत्साहित है। उनका सीधा सरोकार हो रहा है, सीधा संवाद हो रहा है प्रदेश के मुख्यमंत्री से। ये अपने आप में खास। दूसरे बैच में 11 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, उनमें से 4 बालिकाएं, ठीक है। तीसरे तारीख तीसरे में 8 बच्चों का सिलेक्शन, 5 बेटियां। एक तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि जो मेरी सोच है, हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि महिलाओं का योगदान इस देश के लिए, इस समाज के लिए, परिवार के लिए, एक तो उसका जो सकारात्मक पक्ष ये है कि महिलाएं हमारी सशक्त हो रही हैं। और उस बच्चे ने, उस 9 साल के बच्चे ने इस चीज को महसूस किया। मैंने, मेरी 2 बेटियां हैं, ठीक है। तो मैंने घर में आकर अपनी बेटी से बात शेयर की। मैंने, बेटा, एक बच्चे ने मेरे पास इस तरह की चिट्ठी लिखी है और इसी तरह से उसने लिखा है। तो कहते हैं हाँ पापा, बात तो सही लिखी उसने। बच्चों के मन में, बालकों के मन में एक फीलिंग आ सकती है, उसने बात बड़ी लिखी। लेकिन हम एक देखिए, हमको अगर समाज को आगे बढ़ाना है, माना हम 2 बच्चे हैं परिवार में, एक बच्चा थोड़ा सा कमजोर है, एक थोड़ा सा ठीक ठाक। अब हमने कहा बेटा 100 कदम दौड़ना है, ठीक है, 100 कदम दौड़ना है। तो नीरज हमारा होगा तो नीरज कहेगा इनको एक साथ खड़ा करो दोनों को। लेकिन अगर स्वाति होगी तो स्वाति कहेगी कि ये बच्चा थोड़ा कमजोर है, इसको 10 कदम आगे खड़ा करो। और तब इनकी दौड़ बराबरी की दौड़ खड़ा है, क्योंकि वो क्या है, माँ है। वो माँ है, उसको पता है मेरा बच्चा जो है कमजोर है, अगर मैं इसके साथ कॉम्पिटिशन का कराऊंगी तो ये उतना नहीं दौड़ पाएगा, इसके मन में कोई हीन भावना आ सकती है। और इसलिए सरकार का व्यवहार, सरकार की सोच, मुखिया की सोच, ये कमजोर को हम कैसे आगे बढ़ाएं, उसको हम कैसे ये होना चाहिए। तो बेटी का मकसद दूसरा था और बेटे का मकसद दूसरा था। लेकिन अगर हम समाज को बराबर की गति से आगे बढ़ाना चाहते हैं, तेज गति से आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर पूरे परिवार का उसमें योगदान होता है, समाज के दो मजबूत पहिए, स्त्री और पुरुष, ये अगर बराबर की दूरी उससे दौड़ेंगे, बराबर की दूरी स्पीड से दौड़ेंगे, तो हम जल्दी गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। और अगर एक पीछे रह गया पहिया, एक पीछे रह गया, तो कहां दुर्घटना भी कुछ पता नहीं। और इसलिए मैंने देख रहा था, जब मैंने देखा तो मैंने देखा हमारी जो बेटियां हैं, पहले में कम थी, दूसरे बैच में थोड़ा दिख निकली, और तीसरे बैच में उन्होंने पछाड़ दिया। अब
लड़कियों के दिमाग में बात नहीं आनी कि हम इनको बचा दिया, और लड़कों के दिमाग में आना चाहिए कि भाई हमको उठना होगा, ठीक है। अगर वो भी पिछड़ जाएंगे तो फिर वो भी दिक्कत है, दोनों को बराबर चलना है। एक पे बात आप सकते हैं। दूसरी बात, मुझे स्वाति ने देखा नीचे, मुझे एक किताब स्वाति ने हमारे जिलाधिकारी ने दी, मुझे बताया कि ये स्वामी विवेकानंद जी का जीवन है। हमारे राष्ट्रपति हुए एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति हुए, भारत में भारत रत्न दिया, मोदी जी ने उनके समय को भारत रत्न दिया गया, अब शहीदार थे। उन्होंने एक बात कि आगे बढ़ना है, सफल होना है तो क्या करो, क्या बोलो, सपने देखो, क्या करो, सपने देखो, और सपने बंद आंखों से नहीं देखो। कैसे देखें, आप सो रहे हैं, तो सपना आएगा ही नहीं आपको। सपने तो जब हल्की नींद होती है तब आते हैं, लेकिन 12 घंटे सो गए तो फिर सपने ही देखते हैं। इसलिए कहा कि खुली आंखों से क्या करना है। और स्वामी विवेकानंद ने कहा, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्नी बोधयत्, उठो जागो, और जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो तब तक रुको नहीं। बस इतना अगर हमने तय कर लिया तो हम कहीं पिछड़ नहीं सकते, हम बच्चे बहुत आगे बढ़ सकते हैं, जो हम चाहेंगे हम कर सकते हैं। आज सुबह एक लड़की से मेरी मुलाकात हुई, नीरज भी थे। आज एक बात है आपको, कहता कि मैं ना, उसके पिताजी बैठे थे, बोले इनकी वजह से मैं कलाकार बन गया। क्यों? बोले पढ़ने में मन लगता नहीं था। पिताजी ने मुझे बता दिया। मैं दिल्ली चला गया, दिल्ली जाके मैंने रेडियो सुना, रेडियो पर मुझे लगा ये तो मेरे लायक चीज है, इसको मैं कर सकता हूँ। कितना कहाँ तक पढ़ाई गई? 9 तक। 9 में फेल हो गया, 9 में फेल हो गया। तो पिताजी ने कहा कि साला जो निकम्मा है भाग यहाँ से। दिल्ली में गया, दिल्ली में कहीं रेडियो सुन लिया, रेडियो मिर्ची मिर्ची के आते हैं वहां पर, उसको लगा कि इसके लायक में फिट हो, और वो आज लड़के में बड़ा स्थान है। तो मैं नीरज को एक चीज और सुना रहा था, मैंने कहा कि जो एक सूफी गायक है, क्या खेल है, प्रस्तुतकर्ता राजेश मसाला और राघव भोग चक्की आटा। अब आएगा खाने में असली स्वाद, ट्राई कीजिए। दिल्ली हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट का दखल देने से इनकार। सीजीआई ने कहा, हमने मीडिया में प्रधानमंत्री का बयान देखा, उन्होंने कहा था कानून अपना काम करेगा। राहुल गांधी ने इशारों में प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह कहा, ट्वीट में 7 तानाशाहों के नाम लिखे, पूछा कई तानाशाहों के नाम एम से क्यों शुरू होते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी किसानों को सौगात, सिंचाई विभाग की 316 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, परियोजनाओं को अटकने और भटकने नहीं देना है, चरणबद्ध तरीके से काम करने पर मिलती है सफलता। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत एक दिन के दौरे पर पहुंचे चमोली। दुर्मी ताल में जारी कार्यों का किया निरीक्षण, जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा।
प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के करीबी के अवैध निर्माण पर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई। करोड़ों की लागत से बनाए गए अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। यूपी को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए योगी सरकार सख्त। सिंगापुर की तर्ज पर अब सड़क पर थूका तो देना होगा 1000 रुपए जुर्माना। सरकार के निर्देश पर नियमावली 2021 तैयार, जल्द होगी कैबिनेट में पेश। देहरादून में उत्तराखंड के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन ओहो रेडियो की हुई शुरुआत। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया शुभारंभ। कहा, अपने कार्यक्रमों के जरिए समाज में जागरूकता लाएगा रेडियो स्टेशन, समस्याओं को करेगा उजागर। जौनपुर में पोलियो वैक्सीन को लेकर बड़ी लापरवाही आई सामने। वैक्सीनेटर के बजाय पॉलिथीन में बूथ पर पहुंची वैक्सीन, वीडियो हो रहा वायरल। 7 दिनों के अंदर सुपरवाइजर समेत सभी कर्मचारियों से मांगा गया जवाब। प्रस्तुतकर्ता वी मार्क वायर्स एंड केबल्स, जियो जिंदगी बेफिक्र। प्रायोजक नूरामेंट, जोड़ों व बदन का दर्द, खुशियों का अंत नहीं, दर्द है तो नूरामेंट है ना। डॉक्टर बिस्वास का वॉक फास्ट ऑयल, जेल और कैप्सूल कोई भी दर्द से संपूर्ण राहत दे। और मेघदूत सकरीठा शैम्पू, रीठा आंवला शिकाकाई से निर्मित आयुर्वेदिक मेघदूत सकरीठा शैम्पू। नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। चलिए सीधे रुख करेंगे चमोली का, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस वक्त युवाओं से संवाद कर रहे हैं। जिसने भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना करने में सबसे बड़ा रोल अदा किया। उसके माँ बाप ने उसको भगाया था, बदमाश था। उन्होंने समुद्री जहाज में बिठा के भगा दिया था, गाँव घर में यहाँ बदमाशी करता है, उसको भगाओ यहाँ से। हिंदुस्तान में आ गया या आपने राजस्थान में कर दिया। इसलिए किसी को भी ये सोचने की जरूरत ये है, एक संस्कृत का सुभाषित है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति। आवाज आ रही? अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूल मनुष्य, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजक तत्र दुर्लभ। इसका मतलब ये है कि कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जिसमें मंत्र की ताकत नहीं, कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं है जिसमें औषधि तत्व न हो, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई गुण न हो। आवश्यकता किस बात की है? अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजक तत्र दुर्लभ। उसकी गुणता को पहचानने वाला, कमी है तो उसकी कमी है, उसकी गुणों को हम पहचान सकते। ये जो खली था, खली है जो वर्ल्ड चैंपियन का, ये शिमला में एक मोहल्ला है संजोरी, वहां पर इंडियन घर भी बोलते हैं। मेरी भाभी जी वहीं पर रहती, तो बता रही थी कि बोले ये सामान उठाता था, अब बाकी लोगों को जैसे गाड़ी में सामान रखना है तो ताका लगाना, पीठ पे बांध के रहे थे, ये ऐसे उठाता था। और ये जो टैक्सी वैक्सी तो उसमें तो ऐसे ही रख देता था, इसको ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और बस में लोग तो पीछ के बांध के और वो करते थे, ये एक स्टूल आता था, ऐसे करके बस को कर देता सामान। अभी जरा विकास नगर में ध्यान मजदूरी करता था कल से। तो अब एक बीएसएफ के अफसर आ गए वहां पर पंजाब से, भारी भारी बक्से ऐसे उठा के रख रहा है जैसे फूल पर उठा के रख रहा हो जैसे। ये यहाँ मजदूरी कर रहा है, 150 रुपए की दिहाड़ी कर रहा है, इसमें तो ताकत बहुत है। वो उठा के उसको पंजाब देगा, अपने साथ में अपनी टका उसमें दे गया अपनी कंपनी को, और वहां जाके उसको सिखाया रेसलिंग और वर्ल्ड चैंपियन बन गया। उसी एक पारखी की निगाह पड़ गई। इसलिए से हमने से कुछ पारखी तैयार हो, इन बच्चों की प्रतिभा का हम बेहतर इस्तेमाल करें, उनकी प्रतिभा को पहचाने। मैं समझता हूँ कि आपके सपने निश्चित रूप से साकार होंगे। आज मैं आपके बीच में आया हूँ, बड़ी खुशी की बात है। मैं बधाई दूंगा स्वाति को। स्वाति, आपने बहुत अच्छा बच्चों के दूरस्थ क्षेत्रों में इस ढंग की आपने सोच की और आज बच्चों को मौका दिया है। आप सफल हों, ये मेरी कहा है। बहुत आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने 2022 में विधानसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि हरीश रावत ने साथ में ये भी कहा कि पार्टी नेतृत्व जो भी फैसला करेगा वो उन्हें मान्य होगा। हरीश रावत ने कहा कि मैं पेड़ लगाता हूं, उखाड़ना नहीं। वहीं महेंद्र सिंह महारा के चुनाव न लड़ने के ऐलान पर हरीश रावत ने कहा कि महारा नॉट आउट बल्लेबाज हैं। हरीश रावत ने कांग्रेस से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करने की मांग की है। जीरो भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार तो इनके वहाँ
आभूषण की तरीके से गले में पहना जा रहा है। ये जीरो वर्क सरकार है, काम शून्य सरकार है और किसी को कोई बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। इनके नकारात्मक दृष्टिकोण और इनके विकास शून्यता चीख करके कह रही है कि भाजपा फेल और इसलिए कांग्रेस लानी है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने 2022 में विधानसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित मोहन जुड़ गए हैं। ललित, 2022 में विधानसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान किया गया है हरीश रावत की तरफ से, इस बयान को किस तरीके से देखें? देखिए, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी 2 दिवसीय जनपद कार्यक्रम के तहत चंपावत जिले के दौरे पे आए हैं और लगातार उनकी ये कवायद रही है कि 2022 के चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जाए। साथ ही उनका ये कहना है कि जो उनकी व्यक्तिगत इच्छा है, आला कमान उनको एक चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी सौंपे, जिससे कि किंग मेकर के भूमिका के रूप में यहाँ नजर आए। और साथ ही उनका ये कहना है कि जो कमियां 2017 के चुनाव में रह गई थी, उनको 2022 के चुनाव में किंग मेकर के रूप में चुनाव लड़ाने की भूमिका निभाए। तो उनकी व्यक्तिगत राय, बाकी जो भी उनका साथ कहना था आलिकमान जिम्मेदारी उन्हें सौंपेगा, वो उसका पालन करेंगे। बिल्कुल ललित, लेकिन जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और वो भी जब पार्टी चुनाव की दहलीज पर खड़ी है, तो ऐसे में इसके सियासी मायने क्या निकाले? क्योंकि वक्त वक्त पर वो ट्वीट भी करते रहते हैं, प्रेशर भी एक बनाने की कोशिश होती है। देखिए, हाँ, हरीश रावत जी बहुत पुराने नेता, मजे हुए नेता हैं, लगातार बयानबाजी करके एक तरफ अगर सोचा जाए तो आला कमान पे दबाव बनाने की कोशिश भी करते हैं। साथ ही कहीं ना कहीं कांग्रेस की अगर उत्तराखंड में बात की जाए तो कहीं ना कहीं उनके बयानों को लेकर आपसी कई अन्य नेता भी उनको लेकर चर्चा में रहते हैं। तो उनकी लगातार कोशिश रहती है बयानों के जरिए चर्चा में बने रहने की। इसको देखे यही कहा जाता है, उनकी जो व्यक्तिगत राय है, उनका कहना है युवा और जो सीनियर नेता है पार्टी के, वो 2022 के चुनाव में आपसी सामंजस्य बनाकर चुनावी रणभेरी में उतरे। ललित, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि जब महारा के बारे में उनसे पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि वो नॉट आउट बल्लेबाज है। देखिए, महेंद्र सिंह नेहरा जी ने लगातार कुछ दिनों पूर्व बयान दिया था कि अगर आलाकमान चाहे तो चंपावत या लोहाट सीट से अपने यहाँ पे चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे। तो उसी के जवाब में उनका कहना है कि महेंद्र सिंह नेहरा जी जो है पूर्व काफी राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, पूर्व में यहाँ के विधायक भी रह चुके हैं लोहाट से। तो उनका सीधे शब्द उसमें कहना है कि नेहरा एक लोहाट चंपावत एक ऐसे राजनीतिक नेता है जिनको जुझारू नेता है, जो चाहे जो भी उनको आदेश मिलेगा वो उसका पालन करेंगे। चलिए, शुक्रिया आपका ललित इस जानकारी के लिए। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं हरीश रावत, जिन्होंने 2022 में विधानसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि हरीश रावत ने साथ में ये भी कहा कि पार्टी नेतृत्व जो भी फैसला करेगा वो उन्हें मान्य होगा। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इशारों में पीएम मोदी को तानाशाह बताया है। दरअसल राहुल गांधी ने 7 तानाशाहों के नाम ट्वीट किए और जिनके नाम एम अक्षर से शुरू होते हैं, जिस पर राहुल गांधी ने सवाल किया कि ज्यादातर तानाशाह